संध्या और सुमित की शादी हुए करीब 1 साल बीत चुका था। सुमित के मम्मी पापा गांव में रहते थे और सुमित उनका इकलौता बेटा था, इसलिए सुमित की जिम्मेदारी बनती थी उनका ख्याल रखने की। शादी के बाद से ही सुमित ने गांव का घर बंद करवाकर मम्मी पापा को अपने पास ही बुला लिया था और सुमित और संध्या उनका पूरा ख्याल रखते थे। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कमला जी और दर्शन जी का व्यवहार अपने बेटे बहू के प्रति बदलने लगा था, जिसकी वजह सुमित और संध्या समझ नहीं पा रहे थे। आखिर क्या कमी रह गई थी उन लोगों में, जिसकी वजह से कमला जी और दर्शन जी संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे संध्या से, जबकि संध्या अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी अपने सास ससुर की सेवा करने की और उन्हें खुश रखने की। आज भी कमला जी खाना खाकर उठी ही थी कि तभी उनकी दीदी राधा जी का फ़ोन आ गया। हाल चाल लेने के बाद वह कहने लगी कि तुम्हारे लिए तो बड़ा अफसोस होता है, तुम्हें तो जॉब करने वाली बहू मिल गई है। अगर मेरी बहू की तरह तुम्हारी बहू भी घर पर रहती तो कम से कम गर्म रोटियां तो खिलाती। यह सुनकर कमला जी का चेहरा उतर गया और वह कहने लगी, सही कहती हो दीदी, मेरी बहू तो सुबह सवेरे खाना बनाकर चली जाती है। भले ही मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, लेकिन ठंडी रोटियां खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे भी बहू का जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मेरी कोई बात सुने तब ना। उधर से राधा जी ने अपनी बहन का कान भरते हुए बोला, मैंने तो बहू को काबू में करके रखा है। क्या मजाल है कि मैं रसोई से एक गिलास पानी भी अपने हाथों से लेकर पी लूँ। प्रेगनेंसी में भी बहू ही सारा काम संभालती है। सास को तो ऐसे ही रहना चाहिए। बहू के आने के बाद सास को तो एकदम गर्मा गर्म खाना मिलना ही चाहिए और आराम की ज़िंदगी मिलनी चाहिए। आखिर हमने भी ज़िंदगी भर सारा काम संभाला है, तो अब बुढ़ापे में हमें आराम और बेटे बहू की सेवा तो मिलनी ही चाहिए, या नहीं। फ़ोन रखने के बाद कमला जी अपने पति से भी यही सब बात कहने लगी, तो वह भी भड़क गए और कहने लगे, तुम बिल्कुल सही कहती हो। बुढ़ापे में यह ठंडी रोटियां खानी पड़ रही हैं। बहू घर पर रहती तो गर्मा गर्म खाना मिलता। दिन भर में 1000 ज़रूरतें पड़ती हैं, सब कुछ तो हमें खुद ही करना पड़ता है। बहू रहती तो कम से कम हमारी सेवा तो ठीक से होती। आज शाम को सुमित को आने दो, हम उससे बात करेंगे। बहू जॉब छोड़ दे तो अच्छा ही रहेगा। शाम को उन्होंने बेटे से बात की तो बेटे ने इनकार करते हुए कहा कि इसने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, जॉब करना इसे अच्छा लगता है। मैं इसे जॉब छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। उस दिन के बाद से तो हमेशा कमला जी की दीदी उनके कान भरती ही रहती थी और यहाँ पर दोनों परेशान रहते थे। जब बेटा घर आता था तो वह उस पर दबाव बनाने लगते थे कि बहू को कहो कि वह जॉब छोड़ दे। इधर बहू को भी वह लोग अपनी जली कटी सुनाने लगे थे कि जॉब करने के चक्कर में तुम हमारा ठीक से ध्यान नहीं रखती हो। अब संध्या तो जॉब करने के साथ साथ उन्हें डॉक्टर से भी दिखाने ले जाती, उनकी दवाई भी ले आती, खाना पीना भी समय से बना ही देती। फिर भी वह लोग बहू से संतुष्ट नहीं थे। एक शाम ऐसे ही संध्या रसोई में काम कर रही थी, तभी सुमित घर आया तो कमला जी गुस्से में कहने लगी, देख बेटा, आज मैं तुझे साफ साफ कह देती हूँ, तुझे कोई कठोर फैसला लेना ही होगा। बेटा, बहू हमें ठंडी रोटियाँ खिलाती है, इससे कह दो जॉब छोड़कर हमारे लिए गर्म रोटियाँ सेक दिया करे, नहीं तो हम गांव चले जाएंगे और सारे रिश्तेदारों को बता देंगे कि कलयुग के बेटा बहू नालायक निकले। आज सुमित भी झुंझुलाते हुए बोल पड़ा, मम्मी पापा, आप लोग हमेशा मुझे धमकी देते रहते हैं। जाइए, जिसे जो बताना है बता दीजिए, मैं नहीं डरता किसी से। कब से दिमाग खराब कर रखा है आप लोगों ने। संध्या आप लोगों का कितना ख्याल रखती है, आप लोगों के बारे में कितना सोचती है, फिर भी आप लोगों का मन नहीं भरता। अब क्या वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप लोगों की गुलामी करेगी, तभी आप लोग खुश रहेंगे। मैं यह देख चुका हूँ कि वह आप लोगों के लिए कुछ भी कर ले, आप लोग खुश रहने वाले नहीं हैं, तो अब इससे ज़्यादा वह आपके लिए कुछ नहीं करेगी। संध्या की आंखों में आंसू छलक आए। भले ही वह रसोई में सास ससुर के पसंद का खाना बना रही थी, लेकिन उसे पक्का पता था कि यह खाना खाकर भी वह लोग कोई खास तारीफ करने वाले नहीं हैं और यहाँ तो पीठ पीछे उसकी बुराइयां ही की जा रही थी। वह भारी मन से मटर पनीर की ग्रेवी में मसाले मिलाने लगी। थोड़ी ही देर में मसाले की खुशबू से पूरी रसोई महक गई थी, लेकिन बाहर का माहौल इतना गर्म हो गया था कि लग नहीं रहा था कि घर में कोई खाना खाएगा। उसकी सास गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगी कि जब हमारा अपमान ही करना था तो तूने बार बार हमें यहाँ आने के लिए कहा ही क्यों। मुझे तो अब तेरे साथ रहना ही नहीं है। बहू तो सेवा करती नहीं है और बेटा भी एकदम नालायक निकला। तू तो जोरू का गुलाम बन गया है बेटा। जो बेटे पत्नी के गुलाम बन जाते हैं वह कभी माँ बाप की सेवा नहीं करते। उसके पापा ने भी चिल्लाते हुए कहने लगे कि मैंने बुढ़ापे में अपने माँ बाप की कितनी सेवा की है,
और एक तू है। अभी तक तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, अभी से यह हाल है तो पता नहीं जब हम असमर्थ हो जाएंगे तब तो क्या करेगा। अब तो देख, सबको तेरी असलियत कैसे बताते हैं हम लोग। इतना कहकर वह लोग गुस्से से तमतमाते हुए कमरे में गए और थोड़ी देर के बाद अपना सामान समेटकर बाहर आए। वह सुमित को धमकाते हुए बोले, आखिरी बार सोच ले, अगर तुम लोगों को हमारे हिसाब से चलना है तो ठीक है, वरना हम लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। सुमित अब कुछ नहीं बोल रहा था, वह सर झुकाए बैठा था। उधर हॉल में इतना हंगामा मचा हुआ था तो संध्या ने भी चूल्हा बंद कर दिया था और चुपचाप रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। अब सास ससुर को जाते देखकर उससे रहा नहीं गया। वह दौड़कर आई और उनसे बोली कि आप लोग इस तरह से नाराज़ होकर घर से मत जाइए। मैं जॉब तो नहीं छोड़ सकती, बहुत मेहनत की है मैंने इस जॉब को पाने के लिए। मेरा सपना था कि मैं यह जॉब करूँगी और अपनी मेहनत को मैं इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। अगर मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ तो यह तो अच्छी बात है ना। तब तक सुमित ने भी बोला, बिल्कुल ठीक कह रही है संध्या। मम्मी, एक बार सोच कर देखो, अगर कल को कुछ 19-20 हो जाता है तो कम से कम संध्या और मेरे परिवार को किसी का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। नौकरी आज के जीवन में कितनी ज़रूरी है, यह बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। लोग तो ऐसी नौकरी करने के लिए तरसते हैं और आप लगी लगाई नौकरी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। यह तो कोई बात नहीं हुई। संध्या ने आगे बोला, आप हमें एक मौका और देकर देखिए, आप लोगों की सेवा मैं और भी अच्छे से करूँगी, आप लोगों की सारी शिकायतें दूर कर दूँगी। उसकी सास गुस्से में कहने लगी कि हमारी तो एक ही शर्त है, अब जब तू जॉब छोड़ने का मन बना ले तो हमें बोल देना, हम लोग अपनी सेवा करवाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन बहू, एक बात याद रखना, इस चौखट से बुजुर्ग लोग रोते हुए जा रहे हैं, तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। इतना कहकर वह आंसू बहाते बहाते वहाँ से निकल गई। संध्या हैरान सी रह गई कि यह सब क्या हो गया। बिना किसी खास वजह के उसके सास ससुर उसका घर छोड़कर जाने लगे, वह भी उसे बद्दुआ देते हुए। उसने तो सोचा था कि सास ससुर गांव में अकेले रहते हैं, वह लोग यहाँ पर आकर साथ में रहेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और मम्मी पापा भी अकेले नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ तो रिश्तों में ज़्यादा ही दूरियाँ आ गई थी। वह लोग तो घर छोड़कर ही चले गए थे। घर एकदम सूना पड़ गया था। संध्या रोते हुए सुमित के पास आई और कहने लगी, सुमित, मैंने ऐसा क्या नहीं किया कि मम्मी पापा की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। सुमित ने कहा, या तुम क्या बोल रही हो, तुमने अपनी तरफ से मम्मी पापा के लिए सब कुछ किया, फिर भी वह लोग तुमसे खुश नहीं, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मेरे मम्मी पापा ने बेकार सी बात के लिए तुम्हें क्या कुछ नहीं सुना दिया। अरे तुम जॉब करती हो, फिर भी उन लोगों का कितना ध्यान रखती हो, लेकिन उन्हें यह सब क्यों नहीं दिखाई दे रहा। इतना प्यार और सम्मान तो देती हो तुम उन्हें। संध्या कहने लगी, शायद मुझसे ही कोई कमी रह गई होगी, वरना ऐसा तो नहीं होता कि कोई किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करे और किसी को समझ में भी ना आए। संध्या का मूड खराब हो चुका था। वह कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और ना जाने कब तक रोती रही। रोते रोते वह थम कर सो गई। सुमित जब कमरे में आया तो पत्नी का मासूम सा चेहरा देखकर उसका मन भर आया और वह सोचने लगा, इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी यह मम्मी पापा को गलत नहीं बोल रही है। पता नहीं कभी मम्मी पापा इसकी अच्छाइयों को समझ पाएंगे या नहीं। उधर दर्शन जी और कमला जी गुस्से में घर से निकल तो गए थे, लेकिन गांव जाने वाली ट्रेन का टिकट तो हुआ ही नहीं था। तब कमला जी बोली कि यहीं पास के गांव में दीदी का भी तो घर है, क्यों ना हम उनके यहाँ ही चले, देख भी लेंगे कि उनकी बहू उनकी कैसे सेवा करती है। दर्शन जी कहने लगे, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, और कुछ दिनों तक हम उनके यहाँ रहेंगे तो बेटे बहू के होश भी ठिकाने आ जाएंगे। देखो, बहू अगर जॉब छोड़ दे तो अच्छा ही है, वैसे भी हमारा बेटा इतना कमाता है, हमें किस चीज़ की कमी होगी। वह लोग बस पकड़कर राधा जी के घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में कमला जी बहुत खुश हो रही थी और कह रही थी कि दीदी को हम सरप्राइज़ देंगे, उन्हें फ़ोन करके बताएंगे ही नहीं कि हम उनके यहाँ आ रहे हैं, अचानक से पहुँचेंगे तो वह कितनी खुश हो जाएंगी ना। बातें करते करते रास्ता कट चुका था। बस स्टॉप से उतरकर उन लोगों ने थोड़ी फल और मिठाइयाँ खरीदी और खुशी खुशी कच्चे रास्ते पर बढ़ते हुए घर की ओर जाने लगे। दूर से ही खेतों के बीच बना हुआ उनका मकान दिखाई देने लगा था। सुबह सवेरे का समय था। ठंडी के मौसम में रोड के किनारे लोग आग ताप रहे थे, साथ में आलू और मटर भुनने की खुशबू भी आ रही थी। दोनों खुशी खुशी राधा जी के घर के बाहर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रसोई से खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। कमला जी का चेहरा खिल उठा और वह अपने पति से फुसफुसाते हुए बोली, देख रहे हैं जी, राधा जी की बहू कितनी अच्छी है। सुबह के 5 बज रहे हैं और वह रसोई में घुस गई है। अपनी बहू को देखते हैं, 6 बजे तक सोई रहती है, उठकर बिना मुँह धोए
किचन में चली जाती है। मुझे तो बहू से मिलने की इच्छा हो रही है, मैं पहले बहू से ही मिल लेती हूँ। इतना कहकर वह तेज़ी से लपकते हुए रसोई के दरवाजे पर पहुँची, लेकिन वह यह देखकर स्तब्ध रह गई कि वहाँ पर तो राधा जी चाय बना रही थी। तभी भीतर के कमरे से उनकी बहू गरिमा की आवाज़ सुनाई दी, अरे मम्मी जी, प्लीज़ मेरी चाय जल्दी से लेकर आइए और नाश्ता आज ज़रा जल्दी बना लीजिएगा, मुझे भूख सी लग रही है। आज नाश्ते में आलू के पराठे और टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बना दीजिएगा। कल रात में आपने जो सब्ज़ी बनाई थी बहुत स्वादिष्ट बनी थी, तो मैंने जी भर कर खाया था। राधा जी बोलने लगी, हाँ हाँ बहू, बहुत बढ़िया खाना बनाऊंगी मैं, तुम चिंता मत करो। नाश्ता करके तो तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। आखिर तुम अच्छा खाओगी तभी तो तुम मेरे ख़ानदान को स्वस्थ वारिस दोगी, और अपने बहू की गर्भावस्था में उसका ख्याल रखकर मुझे कुछ जो खुशी मिलती है वह तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। तुम तो बस बता दिया करो कि तुम्हें क्या खाने का दिल कर रहा है, मैं तुम्हें फ़ौरन बनाकर खिलाया करूँगी। बिल्कुल संकोच मत करना, आखिर तुम मेरी बहू हो, मेरा फ़र्ज़ बनता है गर्भावस्था में तुम्हारी पूरी देखभाल करने का और सेवा करने का। और आज मैं तुम्हारे लिए करूँगी, तभी तो जब मेरे हाथ पर कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे तब तुम मेरी सेवा करोगी। मैं वैसी सास नहीं हूँ कि बहू को परेशान करूँ और बुढ़ापे में उम्मीद करूँ कि वह मेरी सेवा करे। मिल बांट कर घर गृहस्थी चलानी चाहिए और आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। यह सब देखकर कमला जी का सर घूमने लगा। अचानक से जब राधा जी की नज़र कमला जी पर पड़ी तो वह हैरानी से उठ खड़ी हुई और सक पकाते हुए बोली, अरे कमला, तुम यहाँ कैसे, वह भी अचानक बिना बताए। कमला जी जरा रोष भरे शब्दों में बोली, जी यह सब क्या है? तुम तो कहती थी कि तुम प्रेगनेंसी में भी अपनी बहू से खूब काम करवाती हो, लेकिन तुम तो यहाँ बहू को खुद पका पका कर खिलाने में जुटी हुई हो। राधा जी बात को संभालते हुए बोली, अरे कमला, अब बहू माँ बनने वाली है, हमारे ही खानदान का वंश आगे बढ़ेगा, ऐसे में बहू का ध्यान रखना तो बनता है ना। तभी उनकी बहू उठकर रसोई में आई और कमला जी को देखकर प्रणाम करते हुए बोली, वाह मौसी जी, आप कब आई? फिर अपनी सास के पास आकर बोली, मम्मी जी, वह छत पर मेरे कपड़े छूट गए हैं, मैं ज़रा लेकर आती हूँ। बहू की बात सुनकर राधा जी ने उसे छत पर जाने के लिए मना कर दिया, यह बोलकर कि तू बार बार ऊपर नीचे नहीं किया कर, तेरे लिए ठीक नहीं है। और वह खुद ही छत से कपड़े उतारने के लिए भागी। कमला जी और दर्शन जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। 2 दिनों तक कमला जी अपने पति के साथ वहीं पर रहीं। बीच में बेटे ने एक बार फ़ोन भी किया था। अब कमला जी का गुस्सा एकदम से पानी हो चुका था, तो उन्होंने बेटे से बात करके उसे बता दिया था कि मैं दीदी के घर पर हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। वह देख रही थी कि राधा जी किस तरह से अपनी बहू के साथ मिलजुल कर रहती है। घर में प्यार भरा शांतिपूर्ण माहौल है। हालांकि फ़ोन पर वह बहू के बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती थी कि मैं उसे काबू में रखती हूँ, लेकिन यहाँ पर सामने से ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और एक दिन बातों ही बातों में जब उनकी बहू गरिमा ने बताया कि मम्मी जी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मेरी हर फरमाइश पूरी करती हैं, घर के काम हमेशा मिलजुल कर करती हैं, तब जाकर कमला जी की आंखें खुल गई। उन्हें समझ में आ गया कि कुछ लोग अपने घर में तो सुख शांति से रहते हैं, लेकिन दूसरों का घरों की शांति भंग करने का काम करते हैं। अपनी बहन का असली चेहरा उन्हें कभी समझ में नहीं आता। अगर वह यहाँ पर अचानक से ना आ गई होती, अब वह बहन को क्या बोलती? गलती उनकी भी तो थी, जो दूसरों की बातों में आकर उन्होंने अपनी बहू के साथ रिश्ता खराब किया था। खैर, उन्हें उनकी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने अपने पति को भी सारी बातें बताई तो वह शर्मिंदा हो गए, और वह भी दूसरों की बातें सुनकर अपने बेटे बहू को नालायक समझ रहे थे। हर कोई अपने जीवन में थोड़े बहुत समझौते और सहयोग करके ही तो आगे बढ़ता है। वैसे भी उनकी बहू उनका बहुत सम्मान करती थी, इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच में भी उनका ध्यान रखती थी, लेकिन उन लोगों को शायद बहू से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें थी। खैर, 3 दिन के बाद वह लोग वहाँ से वापस बेटे के पास आने के लिए निकल चुके थे। अब उन्हें बस बेटे बहू से माफ़ी मांगनी थी और उनके साथ प्यार भरे रिश्ते की नई शुरुआत करनी थी। घर पहुंचकर सबसे पहले उन दोनों ने बेटे बहू से माफ़ी मांगी। उन दोनों के बदले हुए व्यवहार को देखकर बेटे बहू दोनों आश्चर्यचकित रह गए थे, लेकिन बहू ने आगे बढ़कर पहल करते हुए उन दोनों के पैर छुए तो कमला जी ने बहू को गले से ही लगा लिया। वह कहने लगी, बहू, अभी मैं इतनी बुजुर्ग भी नहीं हुई हूँ कि घर के कामों में तुम्हारी मदद न कर पाऊँ, और अगर हमें गर्म रोटियाँ चाहिए होंगी तो दोपहर को हम अपने लिए रोटी खुद सेक लेंगे। तुम चिंता मत करो, बाकी बस तुम लोग हमें जो प्यार और सम्मान दे रहे थे हमारे लिए उतना ही काफ़ी होगा। सुमित ने भी राहत की सांस ली कि मम्मी पापा को
कम से कम यह तो समझ में आया कि हम लोग नालायक नहीं हैं, बल्कि उनकी ही उम्मीदें हद से ज़्यादा थी। कमला जी को भी समझ में आ चुका था कि कुछ लोग झूठ बोलकर परिवार में मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके उन्हें क्या मिलता है या तो वही जाने, लेकिन किसी का परिवार और रिश्ता बर्बाद कर देते हैं और अपने परिवार में सुख शांति से रहते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहिए और एक साथ रहते हुए थोड़े समझौते और सहयोग की गुंजाइश हर रिश्ते में रखनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद कमला जी की बहन राधा जी का फ़ोन आया, यह पूछने के लिए कि वह ठीक ठाक से अपने घर पहुंच गई हैं। और फिर बातों ही बातों में राधा जी ने कमला जी के कान भरने शुरू किए। देख कमला, अभी मेरी बहू को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं उससे थोड़ा नरमी से पेश आ रही हूँ। एक बार बच्चा हो जाने दे, फिर उसे टाइट करूँगी। लेकिन तेरी बहू की तो अभी ऐसी कोई खबर नहीं है ना, तो तू बहू को थोड़ा टाइट ही रखना, वरना तेरे सर पर चढ़कर नाचने लगेगी और सुमित को लेकर जल्दी ही अलग हो जाएगी। कमला जी ने इधर से बोला, हाँ जी जी, मैं अपनी बहू के साथ बिल्कुल वैसी ही रहूँगी जैसे आप अपनी बहू के साथ रहती हो, और आप फिक्र मत करो, मैं अपने सुमित को कभी भी उसकी पत्नी के साथ अलग नहीं होने दूंगी। आप गरिमा का ध्यान रखना। कहकर कमला जी ने फ़ोन रख दिया। राधा जी को भी लगा कि शायद उनके घर की स्थिति देखकर अब कमला जी उनकी बातों में नहीं आने वाली। अब उन्हें कोई और घर ढूंढना पड़ेगा, आग लगाकर अपने दिल को संतुष्टि देने के लिए, क्योंकि शायद राधा जी को ऐसा करके सुख मिलता था, पर उनकी बातों में आकर दूसरों के घर टूट जाते थे।